हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सेमेस्टर 1। तो मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, सो डू बियर विद मी। एंड आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। अच्छा, पेडागोजी क्योंकि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं एंड योर एग्जाम्स मस्ट बी कमिंग सून, तो पेडागोजी का मतलब होता है दैट इज स्किल इन टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विच इज़ वन ऑफ योर कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो इसका पेपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इसमें मार्क्स लेना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यू वुड बी टीचर ऑफ दिस सब्जेक्ट इफ यू हैव टेकन पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश पढ़ाना कैसे है एंड उसकी स्किल आप में होनी चाहिए टू बिकम अ टीचर। तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आपको यही सब्जेक्ट सिखाता है कि हाउ टू टीच द सब्जेक्ट और द लैंग्वेज इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 1। यूनिट 1 आपका है पूरा इंट्रोडक्शन। तो हर यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी। तो इन टोटल वी हैव 4 यूनिट्स। तो हर यूनिट के होंगे ए बी एंड सी पार्ट। सो वी विल बी मेकिंग 1 वीडियो ऑफ ए पार्ट that is and 1 video of B and C. So हर यूनिट के आपको 3 वीडियोस मिलेंगे एंड उसमें से आपको पता ही है कि कोई 2 पार्ट आपको करके जाने होते हैं एंड एक तो आपको ऑप्शन होता ही है पेपर में। सो इफ यू वांट देन यू कैन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस सी एनी 2 वीडियोस फ्रॉम ईच यूनिट, या तीनों वीडियोस में से जो आपको इजी आंसर लगता है वो आप देख के लिख सकते हैं आंसर। एंड अगर आपको important questions भी डिस्कस करने, we will be discussing at the end of the semester. तब तक you can see the videos and unit 1 आपका introduction का है and A part is about meaning and nature of the language. meaning क्या है, हमारी language जो English है उसका क्या मतलब है, उसकी nature कैसी है, English language in Indian context। ठीक है, Indian context जैसे colonial time जब हमारे पास या हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था, पोस्ट कॉलोनियल मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंग्लिश का क्या स्टेटस था एंड प्रेजेंट स्टेटस आज के टाइम पे इंग्लिश का क्या है। सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं क्विकली मैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना वीडियो को स्किप कर देते, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं होंगी बट मैं आपको बोल के बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो स्किप कर देंगे तो शायद आपका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो सकता है जो हम नहीं चाहते। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को सारा देखना है। एंड सेकेंड थिंग इज यू नीड टू क्लिक लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब करना है बिकॉज आपको बीएड की सारी वीडियोस यही चैनल पे मिलती हैं विद पेडागोजिकल टीचिंग, लेसन प्लान, पीडीएफ्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत सारे बच्चों को लेसन प्लान चाहिए होते हैं, तो नोट्स फॉर लेसन प्लान आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी रीजनेबल प्राइस. Many of the students are already benefiting from it. You can also be one of them. So don't forget to subscribe and hit like, comment and share. मुझे कमेंट करके भी बताया करें कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए होती है so that we can continue making those videos as well. So meaning की बात करते हैं। meaning, अच्छा, meaning में ना 2 चीज़ें आपने सबसे इम्पोर्टेंट लिखनी है। अब अगर आप देखें तो मैं आपको एक, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट ऑफ राइटिंग आंसर्स भी मैं बताती जाऊँगी। फर्स्ट आप आंसर में हमेशा लिखते हो इंट्रोडक्शन, देन आप ये सारी चीज़ें लिखते जाते हो, मीनिंग, नेचर ऑफ द लैंग्वेज, और फिर जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया, फिर एक कंक्लूजन भी आपको देना होता है आंसर का। तो ये होता है करेक्ट वे ऑफ राइटिंग आंसर्स इन बीएड एग्जाम टू स्कोर गुड मार्क्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लाइन बताती हूँ जो कि स्क्रीन पे नहीं विजिबल है, इसलिए मैंने बोला था स्किप नहीं करना है। मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है, सोशल बीइंग वैसे कहना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। मैन क्या है, एक सोशल बीइंग है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसकी एक्टिविटीज भी डिपेंडेंट है। तो वो जो कन्वर्सेशन होगी वो कैसे होगी, एक लैंग्वेज के थ्रू होगी। सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच हेल्प अस इन कन्वर्सेशन, विच हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एंड लीड अ स्मूथ लाइफ। तो कम्युनिकेशन है ये एक हमारा जेस्चर्स, हम इससे शो करते हैं हमारी पिक्चर्स, हमारे फ्लैग्स, हमारे सिग्नल्स, इन सब में कहीं ना कहीं लैंग्वेज शो होती है। तो कहते हैं ना, जो व्हेन अ बेबी क्राइज
तो उसकी बैबलिंग साउंड होती है, फिर उसके बाद वो कुछ अटर करना शुरू करता है, उसके बाद कॉमन और म्यूचुअली इंटेलिजिबल पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, दैट आर गिवन टुगेदर आर लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके ये सभी पैटर्न्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये एक बन जाती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है? लेटर्स एंड साउंड्स का जो सिस्टम है, दैट इज लैंग्वेज। तो मीनिंग देखते हैं आप। अब लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज से आई है, जो कि वर्ड है लिंगुआ, LINGUA, लिंगुआ से आई है, जिसका मतलब होता है टंग। अब इंग्लिश लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज से भी आई है, जो वर्ड है लैंग्वेज एंड लैंग्वे। तो ये आपका लिंगुआ आपका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टंग, एंड एक दो फ्रेंच वर्ड है दैट इज लैंग्वेज, जो आपका वर्ड किससे बना है? लैंग्वेज एंड लैंग्वे। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। देन इज आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है द मीन्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, जो कंसिस्ट करता है हमारा स्पोकन और रिटन वर्ड्स, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है। और ये जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जो हम यूज करते हैं, ये हमारी कम्युनिटी में भी यूज होता है और कंट्री में भी यूज होता है। तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि लैंग्वेज वो होती है जो हमारा ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक मीन्स है, जिसमें हमारे स्पोकन और रिटन वर्ड्स होते हैं, और एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कि कम्युनिटी या कंट्री यूज करती है। अब अगर आप देखें तो हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज है। फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश, एंड पोर्चुगल की पोर्चुगीज। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस है। इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है या कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सी नेशनल लैंग्वेज है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हिंदी नहीं है, इंग्लिश, कोई भी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश। और बहुत सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जिसमें बहुत सारी हमारी स्टेट लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको ये जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। यू कैन राइट इन योर आंसर्स एज वेल। स्वीट एक पर्सन का नाम है। स्वीट का व्यू बहुत अच्छा है लगा मुझे और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड हिज व्यू। तो लैंग्वेज वो क्या कहता है कि लैंग्वेज एक एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया है, जिसके मीन से हम क्या करते हैं, हमारे साउंड, स्पीच साउंड जो होते हैं ना, वो कंबाइन होते हैं, और स्पीच साउंड जब कंबाइन होते हैं तो वो वर्ड्स बनते हैं। जब वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो वो सेंटेंसेस बनते हैं, और जब सेंटेंसेस कंबाइन होते हैं तो वो हमारे आंसर देते हैं किसको? आइडियाज और थॉट्स को। कितनी अच्छी देखो डेफिनेशन है कि हमारे साउंड कंबाइन होते हैं वर्ड्स में, वर्ड कंबाइन होके बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस कंबाइन होके हमें हेल्प करते हैं हमारे आइडियाज और थॉट एक्सप्रेस करने में। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स ऑफ लैंग्वेज क्या होता है? एट्रीब्यूट्स ऑफ लैंग्वेज का मतलब होता है नेचर ऑफ लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो। तो एट्रीब्यूट ऑफ लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम वन वन करके डिस्कस करते हैं। तो एट्रीब्यूट ऑफ लैंग्वेज हमारा सबसे पहले है कि लैंग्वेज क्या है? एक लर्नड एक्टिविटी है। अच्छा, लैंग्वेज किसी को बाय बर्थ नहीं आती होती, हम एक सीखते हैं इसे। तो लैंग्वेज क्या है? हमारी लर्नड एक्टिविटी, हम सीखते हैं। फिर लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम कैसे? जैसे स्वीट की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि इसमें साउंड होते हैं, साउंड वर्ड बनाते हैं, वर्ड सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस आगे हमें एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारा एक सिस्टम है, साउंड, वर्ड, सेंटेंसेस, फिर आपकी ग्रामर आ जाती है। तो ये एक सिस्टम है। फिर आता है हमारा सिस्टम ऑफ सिंबल्स। लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स है। मतलब सिस्टम ऑफ सिंबल्स का मतलब है कि जैसे पंचुएशन मार्क हमारे हो गए, तो ये क्या है? सिंबल होते हैं ना पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क अगर ना हो तो लैंग्वेज अच्छे से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज नहीं होगी, स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी। सिंबल्स आर वोकल। अच्छा, सिंबल्स आर वोकल, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो हमें एक कम्युनिकेशन में मदद करती है। तो सिंबल्स हमारे वोकल होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बातचीत कर रहे हैं और मैं कुछ जेस्चर्स कर रही हूँ, तो ये कई चीज लिखी नहीं हुई है कि मुझे ऐसी आई मूवमेंट करनी है या मुझे ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करनी है। एवरीबडी इज हैविंग देयर डिफरेंट वोकल, और ये हमारी लैंग्वेज के जो सिंबल्स होते हैं ये वोकल होते हैं।
और ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। जैसे कहते हैं ना डायलेक्ट, बोली, ये चेंज हो सकती है। अब जैसे पंजाब में अभी डायलेक्ट कुछ और है, शायद बाद में ये वर्ड्स चेंज हो जाए, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाए। पहले शेक्सपियर की लैंग्वेज कुछ और होती थी, अब इंग्लिश में लैंग्वेज कुछ और है। शेक्सपियर के टाइम पर लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल थी, अब थोड़ी इजी है। तो लैंग्वेज सिंबल होते हैं ना, ये वर्ड्स जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। आर्बिट्ररी लैंग्वेज सिंबल्स आर आर्बिट्ररी। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे, जैसे अगर मैं आपको बोलूं एनिमल को, एक हॉर्स है, उसको फ्रेंच में बोलेंगे शिवल, जर्मन में बोलेंगे फर्ड, और हिंदी में बोलेंगे हम घोड़ा। तो सिंबल्स आर आर्बिट्ररी, इसका मतलब ये होता है कि अगर टेबल है तो उसको टेबल ही बोलेंगे, लेकिन ये हम क्यों बोलेंगे इसका कोई रीजन नहीं है। तो ये लॉजिक नहीं देखा जाता लैंग्वेज में। सिंबल आर्बिट्ररी का मतलब ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि जो आप जिस वीडियो डिवाइस पे ये देख रहे हो, वो डिवाइस को हम फोन बोलते हैं, इसका मोबाइल क्यों बोलते हैं या फोन क्यों बोलते हैं, इसका कोई रीजन नहीं है। तो इसके पीछे लैंग्वेज में कोई लॉजिक नहीं होता है, इट इज जस्ट एज इट इज। इसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। अब बुक को बुक क्यों बोलते हैं ये हमें नहीं पता, पेन को पेन क्यों बोलते हैं इसका कोई रीजन नहीं है, वी जस्ट से इट एज इट इज, ठीक है। फिर होता है लैंग्वेज इज ह्यूमन। लैंग्वेज इज ह्यूमन का मतलब ये है कि ये ह्यूमन ने ही डिस्कवर करी है और ये ह्यूमन से ही है। अगर ह्यूमन ना हो तो ये लैंग्वेज का कोई यूज ही नहीं है। फिर लैंग्वेज कौन बोलेगा, जानवर तो बोल लेंगे नहीं। तो लैंग्वेज इज ह्यूमन, ह्यूमन ने ही डिस्कवर करी है और लैंग्वेज ह्यूमन से ही है। नॉन इंस्टिंक्टिव, नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि अगर लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं तो उसका मेथड नॉन इंस्टिंक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज एक्वायर होती है यंग वन से, और उसका कलर और शेप एज सच नहीं होता है, ठीक है। लैंग्वेज एक लर्नड एक्टिविटी है, ठीक है, और ये सोशल ग्रुप से बनती है। अगर मैं ये बोलूं कि पंजाबी लैंग्वेज पंजाब में ही रहेगी, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज बंगाल के लोगों को सबसे ज्यादा पता होगी, ठीक है। तो चाइल्ड अपने आप को प्लेस करता है, ठीक है, कि उसने कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। अब एक बच्चा है वो फॉरेन में पैदा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंग्लिश ही आएगी पंजाबी नहीं आएगी, उसको पंजाबी भी आ सकती है अपने आप। तो लैंग्वेज नॉन इंस्टिंक्टिव और नॉन हेरिडिटरी है। अगर आप ये बोलो कि हमें फ्रेंच नहीं आ सकती क्योंकि हमें इंडियन है, हमारा एक्सेंट फ्रेंच नहीं है, तो दैट इज रॉन्ग। हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं और लैंग्वेज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इट इज नॉन इंस्टिंक्टिव, कोई प्रेशर नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि ये लैंग्वेज सीख सकते हैं, ये लैंग्वेज हम नहीं बोल सकते। तो लैंग्वेज कोई हेरिडिटरी नहीं होती है, हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। अगर मैं पंजाब में हूँ तो मैं बंगाली भी बोल सकती हूँ, मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ, इंग्लिश भी, फ्रेंच भी, स्पेनिश भी, पोर्चुगीज भी, कोई भी। फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज तो हमें पता ही है कि कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करती है। लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ हैबिट्स। अगर मैं ये बोलूँ कि आज मुझे फ्रेंच सीखनी है तो आज ही आ जाएगी, नहीं। लैंग्वेज एक हैबिट से बनती है। अगर मेरे पास कन्वर्सेट करने के लिए फ्रेंच में कोई होगा ही नहीं तो दैट लैंग्वेज इज ऑफ नो यूज। लैंग्वेज में सीख सकती हूँ लेकिन मुझे उसकी करेक्ट यूसेज तब पता चलेगी जब मैं नेटिव लोगों से कन्वर्सेट करूँगी। अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मुझे किसी ना किसी से कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, तो इंग्लिश तभी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो तभी बोलते हैं ना कि लैंग्वेज अगर बच्चों को सिखानी है तो क्लास में बच्चों को बोल के सिखाओ, उनसे बातें करो, कन्वर्सेट करो। तो लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ हैबिट्स। लैंग्वेज ग्रोज आउट ऑफ कल्चर। अब हमारा कल्चर है पंजाब का, तो वहां पे पंजाबी चलती है। जहाँ पे फॉरेनर्स का कल्चर होगा वहां पे फॉरेन लैंग्वेज और उनका अपना एक्सेंट होगा, उनका अपना वे ऑफ स्पीकिंग होगा। तो लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में जाके चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में भी तो कितने कितने एक्सेंट है पंजाबी के, तो ज़रूरी नहीं है पंजाबी हर जगह सेम तरीके से बोली जाती है, नहीं। पंजाबी भी अलग अलग जगह पे अलग अलग वे से बोली जाती है। कहीं पे ठेठ पंजाबी होती है, कहीं पे सॉफ्ट पंजाबी होती है। तो कल्चर है तो एक ही लैंग्वेज, लेकिन अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वो चेंज होती जाती है।
ग्रोज एंड चेंजेस। अब लैंग्वेज जो वही बात करी कि लैंग्वेज ग्रो होती जाती है, चेंज होती जाती है विद टाइम। लैंग्वेज इज यूनिक। अच्छा, हर लैंग्वेज की अपनी यूनिक साउंड होती है, स्ट्रक्चर होता है और वोकेबलरी होती है। वी कांट कंपेयर टू लैंग्वेजेस, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हिंदी अच्छी है या पंजाबी अच्छी है, दोनों लैंग्वेजेस अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं। हम ये नहीं कह सकते हिंदी बड़ी है संस्कृत छोटी है, नहीं, संस्कृत भी अपने आप में बड़ी है, हिंदी भी अपने आप में बड़ी है। बोथ द लैंग्वेजेस आर यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, संस्कृत से बहुत सारी लैंग्वेजेस ज़रूर बनी है, बट हर लैंग्वेज की अपनी यूनिकनेस है। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आगे बात करते हैं रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन कंटेक्स्ट। अब वही हमने कॉलोनियल टाइम पीरियड, पोस्ट कॉलोनियल और प्रेजेंट स्टेटस डिस्कस करना है, इसके बाद हमारा खत्म, ठीक है। अब कॉलोनियल टाइम पीरियड, रोल ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन इंडियन कंटेक्स्ट और रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन कंटेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या रोल है हमारे इंडियन स्कूल्स और इंडियन एजुकेशन में। तो जब कॉलोनियल टाइम मतलब जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तब इंग्लिश को कैसे देखा जाता, तब इंग्लिश ऑल राउंड यूटिलिटी थी। ऑल राउंड यूटिलिटी मतलब इंग्लिश में ही सारा काम होता था। जिसको इंग्लिश आती थी उसको सिविल सर्विसेज में रख लिया जाता था, जिसको इंग्लिश आती थी उसको हाई पोस्ट मिलती थी, जिसको इंग्लिश आती थी उसको कल्चर्ड समझा जाता था, जिसको इंग्लिश आती थी वो लॉ में जा सकता था, जिसको इंग्लिश आती थी वो ब्रिटिशर्स के साथ गवर्नमेंट में काम कर सकता था। तो ऑल राउंड यूटिलिटी, इवन कि ब्रिटिशर्स को अगर लॉ एंड ऑर्डर पास करना है जनता में तो वो इंग्लिश में आता था। तो इंग्लिश वॉज ऑफ ऑल राउंड यूटिलिटी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वही मैंने बोला ना, ब्रिटिशर्स को अगर कोई संदेश भिजवाना है तो वो इंग्लिश में ही आता था। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश। सिंबल ऑफ कल्चर्ड लाइफ, सिंबल ऑफ कल्चर्ड लाइफ का मतलब है कि जिसको इंग्लिश आती थी उसको अच्छे घर का समझा जाता था, उसको समझा जाता था कि ये एजुकेटेड है, ये एडुकेटेड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पढ़ा लिखा इंसान है। जिसको इंग्लिश आती थी उसको ये समझा जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। इंग्लिश क्वीन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, तब इंग्लिश इतनी फेमस थी कि क्वीन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश ही सबसे महान लैंग्वेज थी, सबसे बड़ी एंड पॉपुलर लैंग्वेज, और उस टाइम पे इंग्लिश थी बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि मेनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कॉलोनाइज करके रखे हुए थे। तो इसका मतलब यही था कि वहाँ पे इंग्लिश चल रही थी, तो पॉपुलर लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश ही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पोस्ट कॉलोनियल टाइम, पोस्ट कॉलोनियल टाइम का मतलब है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ। रिटेंशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब ये है तब ये डिसाइड हो रहा था कि इंग्लिश को रखना है या नहीं रखना है, बिकॉज अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, क्या उनके साथ इंग्लिश को भेज देना है उनके साथ ही, या इंग्लिश को हम इंडिया में रखेंगे या फॉलो करेंगे, उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश को रखा गया, यही रीज़न है कि आज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, राइट। तो इंग्लिश को रिटेन करा गया इंडिया में, क्यों करा गया वो हम देखते हैं। कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा गया कि इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करेगी। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए या लॉ एंड ऑर्डर में जो भी लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश रहेगी, एक रहेगी हिंदी, एक रहेगी इंग्लिश। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने फेवर करा इंग्लिश का, और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या बोला, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ये कहा कि जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी सी। अच्छा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने 1952 to 53 इन्होंने ये बोला कि नेशनल यूनिटी में, नेशनल यूनिटी मतलब जब इंडिया आज़ाद होने वाला था तो जो हमारी वॉर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी वो कैसे हुई, बिकॉज इंडिया यूनाइट हुआ। तो इंडिया यूनाइट करने में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंग्लिश का इस्तेमाल किया था, इंग्लिश का इस्तेमाल किया था क्योंकि उन्होंने कई बार ब्रिटिशर से शायद बात करनी होगी, बुक्स लिखनी होगी, इवन कि न्यूज़पेपर्स में अगर उन्होंने कुछ
पब्लिश करवाना होगा या उन्होंने कुछ छपवाना होगा तो इंग्लिश में भी होता होगा। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का रोल रहा हमारी फ्रीडम में। तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसका हमारी फ्रीडम में रोल रहा कहीं ना कहीं, उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन ने, कमीशन ने इसलिए इसे फेवर किया। थर्ड इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने क्या बोला कि इंग्लिश को हम रखेंगे और 3 लैंग्वेज फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 3 लैंग्वेज फार्मूला मतलब ये इसका मतलब था कि एक होगी हमारी इंग्लिश, एक होगी हमारी स्टेट लैंग्वेज जो भी हमारी, अगर पंजाब है तो पंजाबी, बंगाल है तो बंगाली, तमिलनाडु है तो तमिल, एंड महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्रियन, तो ये हमारी मराठी रहेगी। ठीक है, अच्छा मराठी बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो ये हमारी स्टेट लैंग्वेजेस रहेंगी। थर्ड होगी हमारी माँ बोली। अच्छा एक होगी, अच्छा थर्ड हमारी, ये सेकंड होगी हमारी माँ बोली जो हमारी स्टेट लैंग्वेज, एक होगी हमारी हिंदी। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इस्तेमाल होता था। एक होगी हमारी मदर टंग, वो मदर टंग कोई भी हो सकती है, यो स्टेट लैंग्वेज या अपनी मदर टंग, ठीक है, एंड वन इज हिंदी एंड थर्ड वन इज इंग्लिश। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ये किसने बोला था? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने बोला था। तो इसलिए इंग्लिश वॉज गिवन अ सुटेबल प्लेस इन इंडियन एजुकेशन आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल टाइम। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल टाइम मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे। देन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट स्टेटस क्या है अब इंग्लिश का एट नेशनल लेवल। अगर हम देखें तो इंग्लिश आज एक लिंक लैंग्वेज बन चुका है। लिंक लैंग्वेज फॉर एग्जांपल, आज भी बहुत सारी पार्ट्स ऑफ इंडिया में लोगों को हिंदी नहीं आती। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो लोगों को हिंदी नहीं आती, दे स्पीक इंग्लिश और दे स्पीक देयर मदर टंग। सो इफ अ नॉर्थ इंडियन हैज टू कन्वर्सेट विद अ साउथ इंडियन और अ साउथ इंडियन विद अ नॉर्थ इंडियन, इंग्लिश एक्ट्स एज अ लिंक लैंग्वेज। तो इंग्लिश हमारी लिंक लैंग्वेज बन जाती है। बहुत सारी इंडियन स्टेट्स स्पेशली इन साउथ इंडिया, वहाँ पे हिंदी नहीं बोलते हैं, दे आर अगेंस्ट हिंदी फॉर सो एंड सो रीजन, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट दे स्पीक इंग्लिश। तो अगर आप टूरिस्ट बन के जाते हो घूमने फिरने तो वहाँ पे वो इंग्लिश में कन्वर्सेट करेंगे या अपनी मदर टंग में। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, यू कैन गो एंड ट्रैवल देयर। देन इज एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस तो हमारा यही है कि इंग्लिश हमारा एक सब्जेक्ट बन चुका है एज अ लैंग्वेज, और इंग्लिश है तो हम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ पा रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप साइंस पढ़ सकते हो, आप मैथ्स पढ़ सकते हो, आप बहुत सारी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, लॉ पढ़ सकते हो, मेडिकल साइंस, योर स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, आपको साइकोलॉजी पढ़नी है तो ये सारी टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश में ही आती है। इफ़ यू वांट टू अपडेट योर जनरल नॉलेज, तब भी जनरल नॉलेज की बुक्स भी इंग्लिश में आती हैं आजकल। तो सो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन योर टेक्स्ट बुक इज इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन बी बेनिफिटेड इन मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। फॉरेन लैंग्वेज, हमारी इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली जो हम कहते हैं प्रैक्टिस्ड फॉरेन लैंग्वेज है। शायद आपको बहुत सारे स्कूल्स में फ्रेंच नहीं दिखेगी, जर्मन नहीं दिखेगी, पोर्चुगीज नहीं दिखेगी, मैक्सिकन नहीं दिखेगी, बट इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है जो हर स्कूल में आपको पढ़ाई जाती है। तो एक फॉरेन लैंग्वेज है हमारे इंडियन स्कूल का पार्ट, दैट इज इंग्लिश, जो कि फिक्स्ड पार्ट है। हर स्कूल में इंग्लिश आज पढ़ाई जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज, आज इंग्लिश एट नेशनल लेवल हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब हमारे आधार कार्ड अगर आप देख लो इंग्लिश में है, लिखे हुए हैं टेक्स्ट, ठीक है। आप कोई पिटिशन फाइल करते हो सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में तो दैट इज इन इंग्लिश। डॉक्यूमेंटेशन है कोई, इंग्लिश। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आप चाहे गवर्नमेंट पोर्टल खोल लो दैट इज इन इंग्लिश या हिंदी, इधर योर मदर टंग। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। सोशल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस, सोशल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस का मतलब है कि हमारी सोशल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस आज इंग्लिश बन चुका है। अगर हम सोसाइटी में अपर स्टेटस शो करना चाहते हैं तो इंग्लिश आनी चाहिए। अगर हमारी कल्चरल वैल्यू हम प्रमोट करना चाहते हैं तो इंग्लिश आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है, ये आप आंसर में भी लिख सकते हो कि इस्कॉन इज वेरी फेमस, और हम क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गेनाइजेशन है
जो उसके जो लीडर थे इस्कॉन के, उन्होंने बोला कि जो टीचिंग ऑफ भगवद गीता है बाय लॉर्ड कृष्ण, ही विल बी मेकिंग इट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो कैसे पॉपुलर हो पाई? बिकॉज उन्होंने टेक्स्ट बुक जो पब्लिश करी वो ट्रांसलेशन थी इन इंग्लिश। आज हमारी भगवद गीता इंग्लिश में आती है, तो दैट इज़ अ कल्चरल इम्पोर्टेंस। हमारे जो रूट्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारा जो कल्चर है, वो वाइडर लेवल पे, एट द ग्लोबल लेवल इट इज़ बिकमिंग फेमस बिकॉज हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। हमारी इंग्लिश में हम इंग्लिश जो लैंग्वेज हमने सीखी है उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं टू पब्लिश आर टेक्स्ट बुक, हमारी होली बुक्स, एंड ट्रांसलेट इन इंग्लिश एंड मेक इट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारी कल्चरल इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। देन इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंग्लिश हमने नेशनल लेवल पे डिस्कस कर लिया। अब इंटरनेशनल लेवल मतलब ग्लोबल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है। लिंक लैंग्वेज है। लिंक लैंग्वेज मतलब बहुत सारी कंट्रीज की अपनी अपनी भाषा है, जैसे चाइना की चाइनीज़ है, रशिया की रशियन है, तो इंडिया की अपनी कोई नहीं है, लेकिन ये सारी कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो इंग्लिश लिंक लैंग्वेज बन जाती है। अगर बहुत सारी कंट्रीज़ की ग्लोबल लेवल मीटिंग हो तो सारे इंग्लिश में बात करते हैं, अपनी अपनी भाषा में भी बात कर सकते हैं, लेकिन एक लिंक लैंग्वेज वहाँ पे क्या होगी? इंग्लिश, ताकि हम जो भी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, हमारे जो भी इश्यूज़ हैं, हमारे जो भी डिस्कशंस हैं, जो हम लोगों के बीच कहते हैं ना कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए लीडर्स की बातें, तो ग्लोबल लेवल पे लिंक लैंग्वेज वही बनेगी ना जो लोग समझ पा रहे हैं, ज़्यादातर लोग। तो ज़्यादातर लोग ग्लोबल लेवल पे इंग्लिश समझते हैं आज भी, तो इंग्लिश हमारी ग्लोबल लेवल पे भी लिंक लैंग्वेज है, ना कि सिर्फ नेशनल बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी लिंक मतलब जो हमें जोड़ती है, एक लैंग्वेज जो हम सबको जोड़ती है। लाइब्रेरी लैंग्वेज, आज लाइब्रेरी लैंग्वेज है इंग्लिश। लाइब्रेरी लैंग्वेज मतलब बहुत सारी, अगर आपको रिसर्च करनी है तो गूगल पे इंग्लिश अवेलेबल है। आपको बहुत सारी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, ऑनलाइन ई बुक पढ़नी है तो इंग्लिश में आप ले सकते हो। कोई आपको एक कंट्री की बुक पढ़नी है, वो ट्रांसलेट होनी चाहिए इंग्लिश में, तो वो भी ट्रांसलेटेड अवेलेबल है बुक। कोई मूवी देखनी है, जहाँ मूवी की बात नहीं करेंगे, बुक्स की बात करेंगे, लाइब्रेरी है ना, तो बहुत सारी जर्नल है, मैगजीन्स है, वो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इंग्लिश में हर आपको रिसर्च मटेरियल, स्टडी मटेरियल इंग्लिश में मिल जाएगा। तो इंग्लिश इज़ अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, अगर आपको अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करने हैं ग्लोबल लेवल पे तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस है। हम बुक्स लिख सकते हैं, इंटरनेशनली उसको पब्लिश करवा सकते हैं, इंटरनेशनल हम कोड ले सकते हैं। जो बुक्स लिखते हैं ना उनको पता होगा कि इंटरनेशनल कोड का मतलब है कि आप वर्ल्ड वाइड अपनी बुक सेल कर सकते हो। ट्रेड लैंग्वेज, इंग्लिश क्योंकि लिंक लैंग्वेज है, लाइब्रेरी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हमें हेल्प करती है, तो ट्रेड लैंग्वेज भी है। बहुत से लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हम बहुत सारी कंट्रीज से अपना सामान मंगवाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ट्रेड लैंग्वेज। इवन कि अगर हम बाहर सामान भिजवाना चाहते हैं, सामान मंगवाना चाहते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे कोई ना कोई तो कन्वर्सेट करते ही होगा ना, कोई ना कोई फेस टू फेस बात करते ही होगा, तो दैट इज़ ट्रेड लैंग्वेज। अगर हमें इंडियन होके रशिया से कोई सामान लेना है तो हम रशियन में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंग्लिश में। बहुत सारे लोगों को अगर ट्रेड लैंग्वेज करनी है, ट्रेड करनी है, तो एक लैंग्वेज हमारी जो है, जो हमें जोड़ती है, दैट इज़ इंग्लिश। सो इंग्लिश हमारे लिए आज के टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे बस पढ़ाया अच्छे से जाना चाहिए स्कूलों में। हम इसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो हमें पता ही है कि हफ्ते में 3 पीरियड कहीं स्कूलों में लगाए जाते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश क्योंकि एक लैंग्वेज है तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जिन स्कूलों में देते हैं उन स्कूलों के बच्चों की लैंग्वेज भी अच्छी होती है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको हमें टाइम देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, इट इज़ अ लिंक लैंग्वेज एंड एवरी लैंग्वेज नीड टू बी रिस्पेक्टेड। इधर इट इज़ अ मदर टंग, इधर इट इज़ अ कोई नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन अगर हमारी हिंदी जो वर्ड हमारे नेशन वाइड बोली जाती है, ज़्यादातर हिंदी है, हमारी पंजाबी है। पंजाबी को लोग बोलते ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। पंजाबी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना। एंड सेम एज इंग्लिश, इंग्लिश को भी टाइम देना चाहिए। तो विद दिस वी आर डन विद द ए पार्ट ऑफ यूनिट 1 एंड वीडियो थोड़ी लेंथी लगती है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू
नॉट स्किप इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ इट, ताकि आप अच्छे से समझे। वीडियो लेंदी है बट आई मेक श्योर कि आपका ये एग्जाम अप्रोप्रिएट आंसर आ जाए। तो यू कैन लिसन टू माई वीडियोज एट 2x स्पीड, आपको समझ में आ जाएगा विद दिस। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट डाउन योर वीडियो सजेशन। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो either in your exams, we are here to discuss and do live session of question answer discussions as well. So see you soon in the next video. Till then, take care and all the very best. Playlist for Pedagogy of English B.Ed Sem 1 is given in the description box and comment box. If you want any of the suggestion, your notes, you can buy these notes at very reasonable price. So don't forget to just email me, and email ID is also mentioned in the comment box. Thank you so much everyone. See you soon in the next video. Till then, take care and all the very best for your exams.